Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और हजारों की संख्या में जेन जेड लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक आंदोलनकारी की गोली लगने से मौत हुई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके मद्देनजर काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल में ताजा हालात को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है। दमाक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। टेरर फंडिंग से जुड़े एक बड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर के कुल 22 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बिहार के कटिहार जिले के सेमापुर इलाके में भी एनआईए की टीम पहुंची है। यहां इकबाल और रिजाबुल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रिजाबुल फिलहाल जेल में बंद है, जबकि इकबाल को पहले भी जिला पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। हालांकि छापेमारी के दौरान इकबाल अपने घर पर नहीं मिला। टेरर फंडिंग की जांच के सिलसिले में जिन 22 लोकेशंस पर यह कार्रवाई हो रही है, उनमें बिहार में 8, कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 1, तमिलनाडु में 1, उत्तर प्रदेश में 2 और जम्मू कश्मीर में 9 ठिकाने शामिल हैं। इधर कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। सेना ने इसे ऑपरेशन गुड्डर नाम दिया है। इस दौरान एक जेसीओ समेत 2 जवान घायल भी हुए। पुलिस और सेना की 9RR और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्चिंग की। जंगल में लश्कर के 2 से ज्यादा आतंकी अभी भी छिपे हैं। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल इलाके में भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की तेलंगाना बीजेपी की याचिका खारिज कर दी है। मामला 2024 आम चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ बयान देने का है। चीफ जस्टिस BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आप एक मजबूत राजनेता हैं तो आपको ये सब सहने के लिए मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। दरअसल बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषण को लेकर दायर मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहा था, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। तेलंगाना बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के महासचिव करम वेंकटेश्वर लाऊ की शिकायत के बाद याचिका दायर की थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रेड्डी ने एक भाषण दिया था जिससे भाजपा की बदनामी हुई। निचली अदालत ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यादव के वकील से कहा कि वो अंतरिम जमानत बढ़ाने या नई जमानत लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। इससे पहले बेंच ने यादव की अंतरिम जमानत 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के 70वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत को ज्ञान और व्यापार का वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही और सभी नागरिकों से इस संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले दशक में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में शानदार वृद्धि की सराहना की, जो 70 बिलियन से बढ़कर 115 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भारत अगले कुछ वर्षों में अपनी निर्यात क्षमता को और मजबूत करेगा, जिससे देश न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि वैश्विक व्यापार में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में है। समुचित प्रोत्साहन और इकोसिस्टम उपलब्ध कराकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की सोच के साथ ईईपीसी जैसे स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड के एक्सपर्ट्स इनोवेशन इकोनॉमीज और कैचअप इकोनॉमीज के बारे में चर्चा करते हैं। इनोवेशन इकोनॉमीज विश्व के सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव और प्रॉस्परस इकोनॉमीज है। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा यानी टैलेंट और एनर्जी को एनाबलिंग इकोसिस्टम प्रदान करके भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिका के आयोवा की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। ये पहली बार है जब भारत किसी अमेरिकी राज्य के नेता से सीधे व्यापार की बात कर रहा है। आयोवा, जो खेती के सामान जैसे सोयाबीन और इथेनॉल बनाता है, भारत के लिए मददगार हो सकता है। पिछले साल 2022-23 में भारत और अमेरिका का व्यापार 128.55 अरब डॉलर था, जो 7.65% बढ़ा है। ये मुलाकात इसे और बढ़ाने की कोशिश है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल मतदान होगा और शाम तक नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते ये चुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों का मॉक पोल हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में विपक्ष के सांसदों को जानकारी दी गई। दिल्ली में आज भाजपा सांसदों को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की जानकारी भी दी गई। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने बेल्जियम के कानून मंत्रालय को एक औपचारिक आश्वासन भेजा है, जिसमें बताया गया है कि भारत में चोकसी को सुरक्षित और न्यायसंगत परिस्थितियों में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में हाल में विदेशी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल तिहाड़ जेल पहुंचा था। इस दौरान जेल के विभिन्न बैरक, सुरक्षा इंतजाम, कैदियों की रहने की व्यवस्था और भोजन जैसी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इससे पहले ब्रिटिश अधिकारियों ने भी तिहाड़ जेल की स्थिति का जायजा लिया था। भारत के बिजनेसमैन मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। भारतीय जांच एजेंसियों की प्रत्यर्पण की अपील पर चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वो और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पीटर हॉफ में हुए कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत हिमाचल देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है। देश में अभी तक उल्लास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा, मिजोरम और लक्षद्वीप पूर्ण साक्षर राज्य थे। इन तीनों को पछाड़कर हिमाचल प्रदेश ने 99.02% साक्षरता दर के साथ देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। अभी तक मिजोरम 98.02% साक्षरता दर के साथ पहले पायदान पर, लक्षद्वीप 97.3% के साथ दूसरे और त्रिपुरा 97.3% साक्षरता के साथ तीसरे नंबर पर है, मगर अब हिमाचल नंबर 1 हो गया है।
दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बच्चा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 साल से कम उम्र के 6 बच्चों को छुड़ाया गया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सक्रिय था और गरीब परिवारों को निशाना बनाता था। एक 6 महीने के बच्चे की लापता होने की रिपोर्ट के 48 घंटे के अंदर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक रैकेट काफी समय से चल रहा था। दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जगह उनके पति अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जो न केवल अनैतिक है बल्कि असंवैधानिक भी है। मजाक में लोग कहते हैं कि दिल्ली को फुलेरा की पंचायत बना दिया गया है, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। आपका क्या सवाल है? देखिए, ये तो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। फुलेरा की पंचायत के अंदर प्रधान जो थी वो नाम के लिए थी और उनके जो पति थे वही प्रधान का सारा काम करते थे। रेखा गुप्ता जी ने संविधान की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो कोई देश का कानून उनको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सरकारी मीटिंगों में अपने साथ अपने पति को बिठा के रखे। ये नहीं हो सकता। और हमने देखा कि कई सारे वीडियोस जिसके अंदर उनके पति जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके पति जो है अफसरों को जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनके पति मीटिंगें ले रहे हैं। एक बिजनेसमैन, जो कि उनके पति एक बिजनेसमैन है, वो राजनेता नहीं है, एक बिजनेसमैन कैसे सरकार चला सकता है या सरकार चलाने के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है? ये पूरी तरीके से अनैतिक है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, वो बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति किस पोजीशन पे हैं? क्या वो एडवाइजर हैं, वो ओएसडी हैं, वो मंत्री हैं, वो क्या हैं? रूस ने कैंसर के इलाज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की नई mRNA बेस्ड वैक्सीन एंटेरोमिक्स ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावशीलता और सुरक्षा दिखाई है। रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और रूसी एकेडमी ऑफ साइंस एंड एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर इस वैक्सीन को विकसित किया है। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत 48 वॉलंटियर्स के साथ की गई थी। ये वैक्सीन न केवल कैंसर से लड़ने में सक्षम है, बल्कि भविष्य में कैंसर को रोकने की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो सकती है। फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि ये वैक्सीन अब क्लिनिकल उपयोग के लिए तैयार है। FMBA की प्रमुख वेरोनिका स्क्वाटसोवा के अनुसार एंटेरोमिक्स एक mRNA आधारित वैक्सीन है जो हर मरीज के लिए उसकी व्यक्तिगत RNA के आधार पर खास रूप से तैयार की जाएगी। ये वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को सुधारती है ताकि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें खत्म कर सके। ये वैक्सीन ट्यूमर को छोटा करने और उनकी वृद्धि रोकने में बेहद प्रभावी साबित हुई है। खास बात यह है कि इसे बार बार इस्तेमाल करने पर भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, जो इसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे इलाजों से अलग बनाता है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter,